अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए नमकीन पानियों के सफ़र की लेटेस्ट एपिसोड बाय मुन्ना मलक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए लेटेस्ट नॉवल ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इसे लाइक और शेयर भी नहीं करते तो गाइस हो सकता है मुझे ये निच चेंज करनी पड़े और आपको इस सर्विस से महरूम होना पड़े। सो काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड। वो शल सा रह गया था, कुछ कहने के लिए कुछ बाकी ना रहा। वो डॉक्टर को इतना भी ना कह सका कि वो मेरी बीवी नहीं मेरी भाभी है, जो भरी जवानी में उनकी गफलत की भीड़ चढ़ गई। उसका जहन माउफ हो रहा था। क्या इतनी सी देर लगती है मौत के हथियार को जिंदगी की डोर काटने में? औरतें ऐसे भी मर सकती हैं। अभी कल ही तो उसी दाई के हाथों उसके बच्चे का जन्म हुआ था। ताजवर की हालत खराब थी, बच्चा भी इंतहाई कमजोर। दाई के दिल में खदशा जागा कि बच्चा शायद ना बचे, कि वो था ही ऐसा बेवजन सा, मगर वो सही सलामत था। ताजवर पर नकाहत तारी थी, बहुत कमजोर थी, मगर बख्तावर वो तो इतनी नाजुक थी कि जिंदगी की बाजी हार गई। हाकिम दीवार के साथ लग गया। उसे मांगने वाले की कई बात अब याद आ रही थी। बेटा हुआ या बेटी होती, मगर हाकिम के घर तो मर्ग हो गई थी। उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था। उसकी जेबें इतनी पैसों से नहीं भरी हुई थी कि वो माँ का महंगा इलाज करवा सकता। जिस हद तक मुमकिन होता, उनकी हालत देखकर हाकिम की सारी रात तड़पते गुजरी थी कि वो खुद से हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। अम्मा के बाद से तो घर वीरान हो गया था। हालांकि वो जिंदा थी, उस पर हंसती बोलती बख्तावर हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। हाकिम के लिए शदीद धचके से कम नहीं था। तो क्या अल्लाह राजी था उससे? वो मुंह पर हाथ फेर कर तकलीफ को अपने अंदर उतारने लगा। उसी वक्त सदाम तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। क्या हुआ हाकिम, कुछ पता चला? हाकिम खाली खाली आंखों से देखने लगा। वो घर जो उसने अपने भाई के लिए हाथों से सजाया था, वो अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। हाकिम ना दिल से फैसले लेता था ना दिमाग से, क्योंकि उसका कोई एक फैसला भी ठीक नहीं होता था। बताओ हाकिम, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ सदाम। मैंने अपनी कम अक्ली में तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उसका लहजा जख्मी हो रहा था। वो लम्हा हाथ नहीं आ रहा था जो बिखर गया था। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ तो बताओ। सदाम को उलझन घेरने लगी। बख्तावर भाभी इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हें बेटा दे के खुद तन्हा रास्तों की मुसाफिर हो गई है, जो वापस नहीं आते। हाकिम उसके कंधे से लग गया, जबकि सदाम एक ही वक्त में सबा के मिलने और बख्तावर के अचानक बिछड़ने पर अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। कुछ लोगों को खुशी के मौसम सोगवारियत में लिपटे मिलते हैं। अपने सुखी दिनों के ताकुब में चलते चलते मुट्ठी में बंदोबस्त का मोती कब हाथों से फिसल जाता है, ला इल्म रहते हैं। शायद अच्छे लोग इसलिए भी दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं कि उनसे जुड़े रिश्ते उनके काबिल नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए दुनिया में आते हैं, मगर बख्तावर तो ताजवर को अपने इश्क में मुब्तला करने के लिए आई थी। वो दोनों सब कुछ फरामोश करके अपनी जात से जुड़ी खुशियों की तितलियां पकड़ने में मशगूल थी, मगर उन तितलियों के पर धूप की हिद्दत में झुलस गए। बख्तावर अपने बच्चे को लेकर कितने ख्वाब सजा रही थी और वो ताजवर की झोली में डालकर चली गई। जिस बच्चे को उसने पालना था, उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमकर उस मुशक्कत पर मरहम रखने थे, जो वो 9 माह उसे सींच सींच कर सहती रही, जिसकी कुलकारियों से उसकी रूह सैराब होनी थी। वो चुपचाप मट्टी ओढ़े चली गई। ताजवर को अपने वजूद का हिस्सा सौंप कर कितना यकीन था उसे ताजवर पे, जो इतनी गहरी नींद सो गई। दुख की एक तेज आंधी चली, जिसने ताजवर को चारों ओर से अपनी लपेट में ले लिया।
रात का अंधेरा उसकी बेनाई छीन कर ले गया था। वो चारपाई से लगी पड़ी, कितनी ही देर जैसे कमर टूट गई थी। उसका एक और रिश्ता उससे छिन गया था। अब्बा की मौत पर बख्तावर ने उसे संभाला था। बख्तावर की मौत पर बख्तावर उसे कैसे संभालती? उसके अंदर से एक उबाल उठा और मुंह पर हाथ देकर चीखें रोकते रोकते उसका पूरा बिस्तर हिलने लगा था। दुख का रेला था जो उसकी आंखों से बहता हुआ कानों और गर्दन से फिसलने लगा। मैंने तुमसे कहा था बख्तावर। वो उठी और बाहर रखी मैयत को देखने लगी। मैंने कहा था अपनी अम्मा के घर चली जाओ। ताजवर के लिए तुम वहां जाने से इनकार करती रही और ताजवर तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। एक तवील अरसे से पत्थर बनी ताजवर के अंदर बर्फ के तोदे पिघलने लगे थे और अंदर बाहर पानी पानी होने लगा था। जवान मौत थी। बस्ती में कोहराम मच गया था। बख्तावर के भाई शिद्दते गम से होश में नहीं लगते थे और माँ को सब्र नहीं आ रहा था। ताजवर ने देखा कि बख्तावर की मौत पर सदाम रो रहा है। लोग उसे तसल्ली दे रहे थे। दोनों के इस संगत में दिन ही कितने बीते थे। ताजवर को वो आंसू इंतहाई स्याह और आम आंसू से मुख्तलिफ लग रहे थे, जैसे दिल के रास्ते से निकलते हुए दिल की स्याही साथ घोल कर ला रहे हों, और मुख्तलिफ इतने कि आरिज ना भुगोते हों। वो सर झुकाकर उस लड़की के लिए रोने लगी जो न जाने कितनी बार ताजवर के लिए उन सब को नाराज करती आई थी, जो ताजवर की कुछ नहीं लगती थी मगर ताजवर के लिए सब कुछ बन गई थी। अगली सुबह उसकी तदफीन का इंतजाम किया गया था। घर में होलनाक सन्नाटे छा गए थे। खुले कमरे, कुशादा सेहन भाएं भाएं करने लगे। कब्रिस्तान जैसी खामोशी इस घर में घुस आई थी। ऐसे में बख्तावर के बच्चे की मासूम सी आवाज गूंजने लगी। वो हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। शायद अब तक उसे ममता का लम्स महसूस नहीं हुआ था। ताजवर का दिल तड़प गया। उसने आगे भर कर अपनी बड़ी नंद से उसे ले लिया था। मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे बच्चे। उसे सीने से लगाए लगाए चुप कराने लगी। कितनी आंखें भर आई थी। ताजवर का दिल भर रहा था। बख्तावर हमारा घर सूना कर गई ताजवर। नीलम ने सुर्ख आंखें रगड़ते हुए उसे मुखातिब किया। वो खुद एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए उसे दूसरों का दुख समझ में आने लगा था। हम तो फिर भी सांस ले रहे हैं, जिंदगी तो उसकी खत्म हो गई। काश के, वो कहते कहते लब भींच कर मुन्ने को चूमने लगी। वो आंखें बंद किए सिसक रहा था। क्या किस्मत बनाई मेरे खुदा ने। मैं एक बच्चे के लिए तड़प रही हूँ और यहाँ एक बच्चा माँ के लिए। मेरे भाई के घर पहला बच्चा है, वरना मैं उसे ले लेती। नीलम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और ताजवर ने एक जख्मी निगाह उस पर डाली थी। मैंने अभी अभी कहा है नीलम कि मैं इसकी माँ हूँ। ताजवर अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली। हाँ, इस पर तुम्हारा ही हक है। बख्तावर तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं किसी पर हक नहीं जताती, मैं सिर्फ फर्ज निभाती हूँ। मैं उसकी परवरिश फर्ज समझ कर करूंगी। नीलम, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं दोनों बच्चों के साथ बराबरी का सलूक कर सकूं। वो उसे बाहों में उठाए उठाए छोटे छोटे कदम उठाती झूला झूला रही थी। मेरे भाई ने भला क्या सुख देखा। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी। ना जाने किसकी नजर लग गई। उन्हें शायद सुख की चाह कभी अपने घर से रही ही नहीं। बख्तावर की हालत का सोच कर ताजवर के दुखी दिल से ये बात निकली। नीलम उसका मफहूम समझकर चुप ना रह सकी। तुम्हें हमसे बहुत शिकायतें हैं ताजवर, मगर मेरे भाई जालिम नहीं हैं। तुम चंद दिन मेरे घर रहकर देखो। मेरी सास से लेकर मेरी नंदें तक मेरी शिकायतें करती हैं और मेरे शोहर को औलाद ना होने पर ताने देकर दूसरी शादी पर उकसाती हैं। कम अज कम मेरे भाई जो भी करते हैं, उनकी बीवियों को सोकन जैसी तलवार पर नंगे पांव नहीं चलना पड़ता कि न जाने कब उनका शोहर बहनों के आगे घुटने टेक दे। बात जानती हो क्या नीलम? ताजवर बच्चे के जाग जाने के डर से मध्यम आवाज में बोल रही थी। कोई तुम्हारी नंदों से जाकर कहे कि उनका भाई तुम पर क्यों ये जुल्म करता है और वो तुमसे क्यों नारवा सलूक रखती हैं, तो यकीन करो उनका भी यही जवाब होगा कि उनके भाई फरिश्तों जैसे मासूम हैं और सिर्फ उनकी बीवी डायन है। ये दरअसल बहनों की मोहब्बत होती है और यकीन करो तुम भी इसी मोहब्बत में मुब्तला हो। तुम वही हो नीलम जिसने अपने भाई का मुझ पर उठता हाथ कभी नहीं रोका, बल्कि उन्हीं हक बजानिब समझती थी।
तुम इसी तरह वो भी अपने भाई से हमदर्दी रखती हैं, तुमसे नहीं। जब तक आप उस मुकाम पर ना खड़े हों जहां पर कभी दूसरा मौजूद होता है, तब तक कुछ नजर नहीं आता। तुम्हें शायद ये फर्क जल्द नजर आ जाए। ताजवर, तुम नहीं नीलम, ताजवर ने बात काट दी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर मेरा खुदा गवाह है, मैं तुम पर तंज नहीं करती। मैं तुम्हें जताने की कोशिश करती हूँ कि हर जगह यही होता है। उसे संभालने की कोशिश करो और अल्लाह से मदद मांगो। मुझे ये मत कहा करो कि मुझे किसी से शिकायतें हैं, किसी से भी नहीं। मगर मैं ये जरूर सोचा करती हूँ कि नीलम और ताजवर सगी चचाजाद बहनें हुआ करती थी। ताजवर का लहजा आखिर में बहुत ही धीमा हो गया था, मगर नीलम के दिल में घरने के लिए हवा करती थी। काफी था। नीलम ने शायद कभी इस रिश्ते का पास रखा ही नहीं था, मगर उसे याद भी तो नहीं पड़ता था कि वो कहाँ पर गलत थी। अब जब ताजवर बात करती थी तो नीलम के दिल में कोई खौफ हलकोरे लेने लगता था। ताजवर इन्हीं कदमों पर चलती हुई अंदर चली गई थी। हमीदा अकेली थी और कल से ना जाने बेटियों ने उनसे कुछ खाने पीने का भी पूछा था कि नहीं। ताजवर को सोचकर दिल में शर्मिंदगी सी हुई कि वो भी बख्तावर की मौत पर हर चीज से गाफिल हो गई थी, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी साथ वालों की लड़की संभाल रही थी। अम्मा, देखिए कौन आया है, ताजवर ने हल्का सा झुककर उनसे मुस्कुरा कर पूछा। हमीदा बोल नहीं सकती थी, मगर टूटे फूटे अल्फाज अब समझ में आ जाते थे। ताजवर जेब से उनकी खिदमत कर रही थी। वो उन्हें अम्मा बुलाती थी। आपकी प्यारी बहू तो हमें छोड़कर चली गई, मगर ये देखिए आपका पोता मिलने आया है। ताजवर ने बाजू ऊंचा करके सोए हुए बच्चे की प्यारी सी सूरत उन्हें दिखाई तो उनकी आंखों से एक झरना सा रवां हो गया था। वो हिचकियां लेते हुए उसे चूमने के लिए हमकने लगी। ताजवर ने सर पर हाथ रखा और बाल सहलाए। आप बीमार ना होती तो मिलकर हम दोनों बच्चे संभालते। बख्तावर को देखिए, मुझसे ज्यादा बाहिम्मत भी, मगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंप गई। अल्लाह हमारी प्यारी बख्तावर को जन्नत के बाग दिखाए। ताजवर ने चुपके से आंखें साफ कर ली, मगर हमीदा कुछ कहने की कोशिश में झटके खा रही थी। हाकिम, अच्छा नहीं, वो हकला कर टूटे फूटे लफ्ज अदा करने लगी। ताजवर ने दुख से आंखें फेर ली। वो समझ रही थी कि हाकिम ने अच्छा नहीं किया जो उसे बर वक्त हस्पताल नहीं ले गया और दाई पर भरोसा करता रहा। अच्छा, आप मत रोएं, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे खूब प्यार कीजिएगा। बख्तावर की निशानी तो है हमारे पास, मैं उसके लिए गाय का दूध मंगवाती हूँ हाकिम से। उठेगा तो रोएगा। आप क्या खाएंगी? ताजवर के पूछने पर वो नफी में सर हिलाकर सख्ती से आंखें बंद कर गई। ताजवर ने चुपके से उनके आंसू और राल कपड़े से साफ किए और अपने कमरे में आ गई। लोग ताजियत के लिए आ रहे थे। नीलम और आपा उनसे मिल रही थी। ताजवर बच्चों के साथ घर के काम देख रही थी। उसकी अपनी जैसी भी हालत थी, मगर वो उन्हें काम करने का कभी नहीं कहती थी। तीसरे दिन जब ताजवर बच्चों को नीम गर्म पानी से नहला रही थी तो नीलम उसके पास आई। ताजवर, मुझे सारे कपड़े इकट्ठे कर दो, मैं धोकर जाती हूँ, सफाई भी कर देती हूँ, कुछ दूसरे काम भी बता दो। मैं बीच में आती रहा करूंगी ताकि तुम्हारा कुछ हाथ बटा सकूं। रहने दो नीलम, तुम्हारा शुक्रिया, मैं कर लेती हूँ बआसानी। तुम अपना घर भी देखोगी और यहाँ भी आओगी, घर के काम ही तो हैं। शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम्हारी, नीलम ने धीमे लहजे में कहा। तुम अम्मा की कितनी खिदमत करती हो, ऐसे वक्त में जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तुम बगैर माथे पर शिकन लिए उनके खाने पीने, नहलाने और कपड़े बदलने तक हर चीज का ख्याल रखती हो। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। वो नीचे जमीन को घूर रही थी, गोया ताजवर की आंखों में देखने से उतरा रही थी। ताजवर मुस्कुरा दी। ये भी मेरा फर्ज है, हमारे भी कुछ फराइज थे, नीलम बेसाख्ता बोली थी। उसे किस वक्त पर अपने फराइज याद आ रहे थे जब फर्ज की कज़ा अदा करना भी जरूरी ना रहा था। ताजवर खामोशी से अपना काम करती रही, सिर्फ एक लम्हे को हाथ रुके थे। ताजवर, मुझे ये कहने दो कि हम चचाजाद बहनें हुआ करती हैं। वो उसके पास बैठ गई और थी को है में बदल दिया।
ताजवर ने अपना सांस रोक लिया और उसे देखने लगी। वो इस बात को महसूस करना चाहती थी कि तवील अरसा पथरीले लहजों को सहकर क्या वो अब भी मोम हो सकती है। दिन की रोशनी में हॉस्पिटल में खासे रश का समा था। बहुत से लोग आ जा रहे थे, मरीजों से लेकर उनके मुलाकाती और हॉस्पिटल का स्टाफ तक। सद्दाम के मुतहरिक पांव जैसे उस रास्ते से मुकम्मल तौर पर आशना थे। उसे लग रहा था अगर वो आंखों से ना देख पाया तब भी ये पैर बेइख्तियारी अंदाज में चलते हुए उसे वहीं ले जाते जो उसकी मंजिल थी। आसपास से वो लोग की मुख्तलिफ आवाजें समातों में पड़ रही थी। वो इनसे यकसर बेनियाज राहदारी अबूर करता उसी वार्ड में आ गया जहां वो मौजूद थी। दरवाजे से अंदर आते ही उसे वो नजर आई, उसी हालत में आंखें मूंदे और नढाल सी। वो यकीन से नहीं कह सकता था कि ये अपनी आंखें खोलती भी थी या नहीं, और क्या अब भी इसकी पलकों के पीछे वही साहर आंखें थी जो पूरे का पूरा इंसान खींच लेती थी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ और उसके बिस्तर के करीब पहुंच गया और शुक्र अदा किया। इतने दिनों में वो बेतहाशा दुआएं मांगता रहा था कि वो वहां से कहीं ना गई हो। अब शायद उसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त शुरू हो चुका था। वो होले से उसके ऊपर झुका और धीरे से पुकारा, सबा। आंखों की पुतलियों के पीछे हलचल सी महसूस हुई थी, जैसे कोई बेयकीन होके उसी को पुकारा गया है। सद्दाम ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और मध्यम लहजे में उसे मुखातिब किया, आंखें खोलो सबा, तुमसे मिलने आया हूँ। इस बार उसने बेचैनी से आंखें खोल दी थी। कुछ लम्हे लगे उसकी आंखों से रोशनी और सद्दाम के चेहरे से मानूस होने में, और फिर वो आंखें हैरत की हद में फैल गई। तो तुम? उसने थूक निकलकर हलक को तर करते हुए कहा था। चंद लम्हे लगे थे उसे पहचानने में। हाँ सबा, मैं हूँ। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें इस हाल में देखूंगा। वो इसी पोजीशन में उसके ऊपर झुके तासुब से पूछ रहा था। सबा की आंखों की बेयकीनी नहीं जाती थी। मैं? याद थी तुम्हें? तुम कैसे पहुंचे मुझ तक? वो लफ्ज तोड़ तोड़ कर पूछने लगी। सद्दाम मुस्कुराने लगा। मैं भी तो तुम्हें याद हूँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या था? वो बोलने के दौरान खांसने लगी। सद्दाम सीधा हुआ और बेंच करीब खींच कर बैठ गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो गए। शायद नाक के जख्म अभी भरे नहीं थे। तुम मेरा नाम भूल गई हो? शुक्र है कि पूरे सद्दाम को नहीं भूली, वरना मैं किस हवाले से तुम्हें याद दिलाता। मैं तो खुद को भूली हुई हूँ। किसी दूसरे के शिकवे का क्या जवाब दूंगी? वो नकाहा से मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम हो गई। चेहरे की जर्दी खुंड गई थी। मैं किसी शिकवे की गर्ज से नहीं आया सबा। सद्दाम ने उसकी तसल्ली कराई। वो ख्याल आने पर पूछने लगी, तुम यहाँ कैसे? मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे? पहले तो अपनी बीवी के लिए आया था, जब तुम पर नजर पड़ गई आज सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। उसके लहजे में जज्बों की शिद्दत थी जिसे सबा महसूस करने की पोजीशन में नहीं थी। तो शादी कर ली तुमने? ना जाने क्यों आजुर्दगी सी धार आई उसके लहजे में। सद्दाम यकटक देख रहा था। हाँ, दिल तो हार आया था अपनों के सामने, बस जंग हार गया तो शादी कर ली। तुम्हारी बीवी आ गई तो क्या जवाब दोगे उसे? वो जवाब नहीं दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। हल्का सा शिकवा नोके ज़बां पर लहरा गया। सबा के चेहरे पर कोई रंग आकर गुजरा था। माफ करना, 3 दिन पहले जब तुम पर मेरी नजर पड़ी थी, मेरी बीवी इस वक्त मर चुकी थी। यानी इतनी स्याह बख्त हूँ मैं। अब की बात तलखी से उसने कहा और रुख मोड़ कर दूसरी समत देखने लगी थी। सद्दाम ने बेचैनी से बिस्तर पर पड़े उसके हड्डियों नुमा हाथ पर अपना हाथ रखा था। ये तो सारे किस्मत के खेल हैं। एक पल को तो मैं उसे कोई और ही इशारा समझा, मगर फिर याद आ गया कि खैर मैं तुमसे मिलने आया था। ये क्या बातें करने लग गया? उसने सर झटका। क्यों मिलने आए थे सद्दाम? अब तो मुझ में कुछ भी नहीं बचा। वो नजरें चुराते अपने हाथों को देखने लगी। सद्दाम उसके तासुरात नोट कर रहा था। पहले मुझे लगता था मैं तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुआ हूँ, सच ही है, मगर अब ना जाने क्यों मैं बहुत कोशिशों के बावजूद खुद को रोक नहीं पाया। दिल फिर हार गया। तुम तो बहुत अरसा मुझसे गुस्सा रहे होगे? पूछने लगी। नहीं, पछतावे में रहा था।
हसरतें जागती रही, नसीब सो गया। एक उस हादसे ने कितनी ही तब्दीलियां कर दी मेरी जिंदगी में, फिर भी मुझसे नफरत ना कर सके। तुमने कौन सा बेवफाई की थी? वो हल्का सा हंस दिया। धोखा देना तो मेरे बस में था, यही करती थी हर एक के साथ, पर हर एक के साथ वो नहीं होता होगा जो मेरे साथ हुआ। वो पहली बार था, तुम कुछ ना सीखे, आज फिर कुछ हो गया हो तो? कुछ नहीं होगा सबा, तुम मत घबराओ। वो बोझल दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। सिर्फ तुम्हें देखने आया था, अब तो तुमसे बातें भी हो गई, ये ख्वाहिश इजाफी थी। तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता, ज्यादा देर बैठकर और शायद। वो सांस लेने को रुका, कदमों में बेड़ियां डाल दी थी। मुश्किल था कि अब वो उसे तोड़ पाता। शुमाइला ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हल्की सी लिपस्टिक लगा रही थी। वो घर वाले हुलिये से थोड़ा सा हट कर तैयार थी। शमरेज उसके कमरे के खुले दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसके अक्स झिलमिलाने लगा। शुमाइला ने आईने में उसे देखा। हाँ भाई, क्या सीन है? शमरेज ने उससे पूछा तो शुमाइला कानों में टॉप्स डालने लगी। सीन ऑन है, तुम बताओ। मसरूफ सा अंदाज था। वो तो मैं देख रहा हूँ, ये बताओ तुम्हें किस बात की खुशी है? सीमी के निकाह में तो नहीं जा रही तुम? वो उसकी तैयारी देखकर हंसने लगा। शुमाइला ने मसनूई त्योरियां चढ़ाकर आईने में अपना तनकीदी जायजा लिया। मुत्तमिन हो गई। तुम्हें क्या मालूम लड़कियों के बारे में, और बात तो है खुशी की, निकाह में तो अभी तुम देखना मुझे। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बाल समेटने लगी। शमरेज मुद्दे पर आया। सीमी घर भी नहीं आ रही अभी से, आजकल कैसे आ सकती है? ये तो रिवाज है, तारीख रख दी जाए तो फिर आएगी अपनी शादी के दिनों से पहले तक। अभी तो वो खुद शर्माई फिर रही होगी। दोनों हल्का सा हंसने लगे। लेकिन सानिया तो आ सकती है। हाँ, आ तो सकती है, वो सरसरी सा जवाब देकर दुपट्टा झाड़ने लगी। शमरेज को बेचैनी हो रही थी। तो क्यों नहीं आ रही? वो बेसाख्ता बोला, फिर अपनी बेताबी महसूस करके सटपटाया। मेरा मतलब है काफी दिनों से नहीं आ रही। चंद एक बार सीमी भी अकेली आई है। सब खैरियत तो है ना? शुमाइला अपनी धुन में मगन थी। शमरेज के लहजे का गैर मामूलीपन नोट ना कर सकी। मसला क्या हो गया भाई? घर में काम होंगे, इसी में मसरूफ होगी, वरना सीमी मुझे बताती। सीमी ने तुम्हें और तो कुछ नहीं बताया? उसने गहरे लहजे में खोजते हुए दरियाफ्त किया। शुमाइला अब की बार चौंक गई। शमरेज के जहन में ये सोच लिखी जा रही थी कि सानिया ने कहीं सीमी को ना कुछ बताया हो, जिसका जिक्र वो शुमाइला से जरूर करती। सीमी मुझे क्या बताती शमरेज? वो बाकायदा मुड़कर सवालिया नजरों से देखने लगी। शमरेज संभल कर बोला, कुछ भी, यूं ही पूछ रहा हूँ। सानिया की स्टडीज वगैरह के बारे में उसके जहन में बात आ गई, जबकि हकीकत तो ये थी कि इतने दिनों में सानिया को ना देखकर उसके बेकरारी अरूज को छू रही थी। ऐसा कुछ काबिल जिक्र तो नहीं बताया, मगर मुजफ्फर भाई ने बात की है अंकल से, इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा। वो कहकर बेड की तरफ गई और अपना मोबाइल उठाया। अच्छा चलो, तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। बाबा तो वहीं गए होंगे। बाइक पर चलता रोड से? शमरेज पूछने लगा। ओ नहीं, हवेली की बैक साइड से चलते हैं, पगडंडी से, वॉक भी हो जाएगी। वो मोबाइल पर नजरें जमाए बोली तो शमरेज ने सर हिलाया। आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो जेबों में हाथ डालकर च्युइंगम चबाता हुआ चला गया तो शुमाइला की उंगलियां तेज तेज टाइप करने लगी। मैं सीमी के घर जा रही हूँ, आज उसकी डेट फाइनल होनी है, दुआए खैर। मैसेज सेंड करके वो इत्मीनान से बाहर निकल आई। राहदारी के सिरे पर उसे नुजरत आती दिखाई दी। वो रुक कर उनसे इजाजत लेने लगी। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ शमरेज के साथ, आप भी चलती तो खाला को अच्छा लगता। वो पहले भी ये बात कह चुकी थी। नुजरत ने नापसंदीदगी से उसे देखा। शुमाइला, मुझे कभी कभी तुम्हारी सोच पर हैरत होती है। एक तरफ तुम छोटी सी छोटी चीज का भी बहुत ख्याल रखती हो, वही दूसरी तरफ तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चली जाती है कि ये जो खालिस उनकी फैमिली की तकरीब है, तुम पूरा घर उठाकर वहां ले जाना चाहती हो। क्या ये वाकई बहुत जरूरी है? अम्मी, मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर ऐसे मौकों पर जरूरी होता है ना। वो बेचारगी से उन्हें समझाने लगी जो बात उन्हें समझनी नहीं थी। हाँ, तुम्हारा बाप तो वहां पहले मौजूद है, तुम भी जा रही हो, बस मेरी कसर बाकी है। वो बुड़बुड़ाने लगी कि शुमाइला ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं थी। शुमाइला मुस्कुरा उठी। घर की बात है अम्मी, कोई गैर थोड़ी है।
घर की बात नहीं है। उन्हों की सख्ती से शुमाइला की बात रद्द की। शुमाइला संजीदगी से उन्हें देखने लगी। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, सीमी इंतजार कर रही होगी। जाओ, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? और ये तुम्हें इतना बन संवर कर जाने की क्या जरूरत थी? जानती हो तुम एक गैर शादीशुदा लड़की हो। शुमाइला माँ के मुंह से पहली बार ऐसी रवायती बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो पहले तो ऐसे कभी नहीं टोकती थी। न जाने गुज़श्ता कुछ दिनों से क्या हुआ था कि वो इस हद तक झंझलाई हुई थी। अम्मी, शुमाइला ने नरमी से उनके हाथ थामे। कोई बात परेशान कर रही है आपको? प्लीज मुझसे शेयर करें, वो मुल्तजियाना अंदाज में पूछने लगी, जिससे नुसरत को नजरें चुरानी पड़ी थी। क्या समझाती वो शुमाइला को? उसकी ये मोहब्बत शमरेज को भी उन बहनों के करीब ले गई थी। शुमाइला की मोहब्बत तो बेरया थी, मगर वो दोनों चालाक बहनें हवेली की मालिक बनने के ख्वाब देखने लगी हैं। उन्हें किसी तरह बेटे को उनके चुंगल से बचाना था। वो सख्ती करती तो शमरेज बगावत पर उतर आता। शमरेज उनका इकलौता बेटा। कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बस्ती की औरतें देखकर बातें बनाती हैं, वो कमजोर लहजे में बोली। बस्ती की औरतें कोई तनकीद नहीं करती, बल्कि उनकी आंखों में तो सताइश होती है। इतनी छोटी सी फिक्रें पालकर क्यों थकाती हैं खुद को? वो उनकी तसल्ली देती और प्यार करती आगे बढ़ गई, क्योंकि शमरेज उसे आवाजें दे रहा था। शुमाइला चली गई तो नुसरत उसे दूर जाता देखती रही। वो अपने बेटे का दिल भी बचाना चाहती थी और अपने खानदान की रवायत भी। सूरज शाम के दामन से अपनी नारंगी शुआएं चुरा रहा था और दीवारों की मंडेरों से गुलाबी सी धूप नीचे बहती जा रही थी। ऊंचे दरख्तों की चोटियों पर सुनहरी पन चमक रहा था। ये असर का वक्त था और गांव में ये वक्त ठंडा होता था। रवायत के मुताबिक बस्ती के बुजुर्गों और अपने अजीजों को बुलाकर मर्दाने में मोइन की दुआएं खैर होनी थी और सुलह मशवरे से तारीख पक्की उनके खाने का एहतमाम भी था। असर की नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर था। घर में भी औरतों का मुबारकबाद के लिए तांता बंद जाता। सीमी अपने गिले हाथ पोंछती कमरे में आई तो सानिया कमरे का हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी। चार पाइयों पर रंगीन चटाई बिछाकर नीली धुली धुलाई चादरें बिछाई गई। सीमी ने पूरा सेहन साफ कर दिया था। अम्मा चूल्हे में बैठी थी। सानिया उसे देखकर बोल पड़ी, तुम तो एक जगह टिक कर बैठ जाओ, मैं काम कर रही हूँ ना। मेरे हाथों में कौन सा मेहंदी लगी है? तुम जरा जाकर अम्मा का हाथ बटाओ, कब से आग का काम देख रही हैं। सिमी ने उसे हदायत की तो सानिया शरारती अंदाज में गोया हुई, हाथों पर मेहंदी भी लग जाएगी, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, बकवास मत करो। सिमी ने आंखें दिखाई, काम से बचने के लिए कितनी फजूल बातों में लगा देती हो। वो झाड़ने लगी। सानिया ने बुरा मानते हुए शिकायत की, सुबह से सारे काम कर रही हूँ, बल्कि अब तो वालिदा साहिबा ने बकायदा काम तकसीम कर दिए हैं। अब तुम खजालत से बचने के लिए टोक रही हो तो और बात है। सानिया से पहलू बचाना आसान काम नहीं था। सिमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जाओ मेरी माँ, बख्श दो, अभी कुछ देर में अब्बा खाने का कहने आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ताई मोहतरमा के जिम्मे कोई काम नहीं है। बेटे की माओं के तो कितने फराइज होते हैं, मगर ये हमेशा पहलू तही करके खुद बनने संवरने में मगन है। सब कुछ अम्मा करे। सानिया हस्बे आदत नाक भूंज चढ़ाने लगी। सिमी धीरे से मुस्कुराती रही। मिलजुल कर रहने के फायदे, ये फायदे सिर्फ ताई लूट रही है। अम्मा के लिए तो नीरी ज्यादती। खैर तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं देखती हूँ। सानिया समझदारी का सबूत देते हुए बाहर निकल गई। ताई जी छांव में मसहरी डाले तफाखर से बैठी थी। सानिया उन्हें नजरअंदाज करती अम्मा के साथ काम में लग गई। खाना सर्व करने वाले सारे बर्तन निकाल कर धोए, फिर रोटियों के लिए तंदूर गर्म किया। शुमाइला जब आई तो वो आखिरी रोटियां लगा रही थी। सानिया की रंगत सुर्ख हो रही थी। लगता है खूब काम लिया जा रहा है। अम्मा से मिलते हुए वो सानिया को देखकर बोली तो सानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट लौटाई थी। आग की हिद्दत से, वरना काम तो खास नहीं है। मैं कुछ मदद करूं? शुमाइला ने ऑफर की। नहीं, आप सिमी के पास बैठिए, आपको ये कहाँ आएगा, उसने वहीं से जवाब दिया। शुमाइला को तंदूर पर रोटियां लगाने की आदत भी तो नहीं थी। वो सर हिलाती हुई अंदर चली गई। सिमी की आवाज सुनकर उसी की मुंतजिर थी। आ गई तुम? मुझे लग रहा था आज भी याद दहानी के लिए मुझे ही तुम्हें लेने आना पड़ेगा।
तुम्हें अब कुछ याद कहाँ रहता है? वाह, ये कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो? सिमी को शुमाइला भूल जाए? नामुमकिन, वो हंसकर एक अदा से बोली। सिमी बिल्कुल मुतासिर ना हुई। सब कुछ मुमकिन है, स्पेशली जब से कुछ नए लोग जिंदगी में शामिल हुए हैं। वो छेड़ने लगी। शुमाइला खुलकर हंसी थी। नए पुराने सभी चेहरों में हमेशा पहले नंबर पर तुम आती हो, चाहे दूसरा नंबर ही सही। अहमियत तो बहरहाल आ गई है ना। उसका लहजा कुछ जताता हुआ था। खैर, मैं परसों शहर जाऊंगी तो तुम्हारे लिए एक खूबसूरत गोल्ड का सेट लेकर आऊंगी। डिजाइन तो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। उसने सिमी को आगाह किया तो वो संजीदा हो गई। नहीं शुमाइला, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। वो डपट कर बोली। मेरा बस चले तो तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी मैं लेकर आऊं, मगर तुम्हारे घर वाले इस पर राजी नहीं होंगे। सो कम अज कम मुझे तो करने दो जो मैं कर सकती हूँ। शुमाइला ने उसकी ठोरी को छुआ था। वो कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ तुम ही करोगी। अगर तुम खुद खरीद नहीं सकती मगर अपनी पसंद से, तो जरूर ला सकती हो। शादी की शॉपिंग के लिए तुम ही साथ जाना। सिमी ने उसे राह दिखाई तो उसका चेहरा खिल उठा। ओह यस, ये तो मैं जरूर करूंगी। शुमाइला और शमरेज हर वक्त हाजिर। शुमाइला ने हाथ हिलाकर दिल पर रखा तो वो हंसी दबाते हुए उठने लगी। मैं चाय बनाकर आती हूँ, बाकी बातें बाद में। नहीं तुम बैठो, मैं चाय पी कर आ रही हूँ। अच्छा, फिर कुछ और लेकर आती हूँ। 2 मिनट बैठो यार, मुझे कुछ जरूरत हुई तो मैं खुद कह दूंगी। सूट अच्छा लग रहा है तुम पर। शुक्र है तुम तैयार नहीं हुई, मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ। वो अपने खुशबू में बसे वजूद समेत धप से उसके करीब बैठ गई। सिमी ने उसे देखा। तैयार? मैंने क्यों तैयार होना है? शुमाइला की बात पर वो कुछ हैरान हैरान सी हो गई। ओहो भाई, मेहमानों ने तो आना होगा। होने वाली दुल्हन को स्पेशल नजर आना चाहिए। लाइट सा मेकअप करती हुई तुम्हारा, वो कहकर अपना पर्स खोलने लगी। यकीनन वो अपनी मेकअप की कुछ चीजें लेकर आई थी। सिमी देखकर बुदक गई। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मुझे बहुत शर्म आएगी शुमाइला, इसकी कतई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता। वो फौरन दूर हो गई, जैसे शुमाइला अभी पकड़कर जबरदस्ती शुरू कर देगी। शुमाइला उसकी बौखलाहट पर हंसने लगी। यार मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? बस हल्का सा टच। शुमाइला इसरार कर रही थी जब सानिया फारिग होकर उनके पास आ गई। किस बात पर तकरार हो रही है? तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं मान रही। खुशी का दिन है, हल्का फुल्का तैयार होना तो हक बनता है। वो कुछ खुफगी से बोली। हाँ सिमी प्लीज, बहुत प्यारी लगोगी, कुछ नहीं होता। सानिया सुनकर मचल गई और पुरजोश लहजे में उसे इसरार करने लगी। सिमी को थोड़ी देर की मज़ाहमत के बाद दोनों के सामने हथियार डालने पड़े। देखो तुम मेरे हाथों का कमाल। वो तेजी से उसके चेहरे पर ब्रश चलाने लगी। कुछ ही मिनटों में बालों को भी एक खूबसूरत शेप दे दी। उसकी लंबी पलकों पर हल्का सा मस्कारा लगा था। फिर लिपस्टिक खोलने लगी थी कि फिर से इसका एहतजाज शुरू हो गया। लिपस्टिक मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही ठीक है। उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। शुमाइला भुना गई। तुम्हें कहा है ना, चुप करके बैठो, अभी 2 मिनट में तुम्हें आईना दिखाती हूँ। शुमाइला ने मजे से कहा और लिपस्टिक के हल्के रंगों से उसके होंठ रंग दिए। हमेशा से सादगी में नजर आने वाली सिमी इतनी सी तैयारी में इस कदर निखरी निखरी नजर आने लगी कि एक पल को खुद उसकी नजर भी आईने में ठहर सी गई थी। माशाल्लाह, बेहद हसीन लग रही है मेरी बहन। सानिया ने मोहब्बत से चोर लहजे में उसकी तारीफ की तो सिमी झींप सी गई। है ना, मोइन भाई की नजर उस पर पड़ गई तो देखना इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे। शुमाइला शरारत पर आमादा थी। सानिया खीखी करने लगी। जी नहीं, वो ऐसा नहीं है। सिमी ने फट से उसके ख्यालात रद्द किए। कैसा? मोहब्बत में मुब्तला होने वाला? वो बेसाख्ता गोया हुई। खूबसूरती पर दिल हारने वाला। सिमी की आवाज मध्यम थी। तुम्हें अभी खबर नहीं है, खूबसूरती किसी भी चीज की फौरन अट्रैक्ट करती है। लगा लो शर्त, शुमाइला ने दावे से कहा था। सिमी सर झुकाकर हंसने लगी। कुछ देर इसी नोक झोंक में बीती। आसपास के घरों से सिमी की सहेलियां भी आ गई तो लड़कियों की हंसी की खिलखिलाहटें बाहर तक गूंजने लगी।
मर्दाने में लोग जमा हो चुके थे। अम्मा ने सानिया से कहा कि सीमी को लेकर सब बाहर आ जाएं। कुछ खवातीन की आमद भी जारी थी। शुमाइला के साथ सीमी दरवाजे की चौखट से निकलती नजर आई तो अम्मा ने बेइख्तियार उसकी नजर उतारी थी। पूरा चांद रोशन है मेरी बेटी के चेहरे पर। मेरे अल्लाह इस रोशनी को कभी मांद ना पड़ने दे। उन्होंने सीमी की पेशानी चूमते हुए दिल से दुआ दी तो सब ने चुपके से आमीन कहा था। सिमी का दिल माँ की मोहब्बत की हरारत महसूस करके पिघलने लगा और आंखें छलकने को आ गई। लो जी, सिमी तो हर दुल्हन का रिकॉर्ड तोड़ना है। अभी से जज्बात उबलना शुरू। अजीजा की बात पर हंसी की बौछार ने माहौल को खुशगवार कर दिया। ताया जी दरवाजा बजाकर अंदर आए तो सबको खामोश होना पड़ा। उन्हें अपनी बीवी से कुछ काम था। दोनों अंदर बात करने चले गए। लड़कियां धीमी आवाज में सरगोशियां करने लगी। अभी ताया जी बाहर नहीं गए थे और शुमाइला सीमी के कान में झुकी कुछ कह रही थी जब मरकजी दरवाजा जोर जोर से धड़ाधड़ बजने लगा। अम्मा जो खाने के लिए ट्रे निकाल रही थी चौंक गई। ताया जी भी शोर की आवाज सुनकर बाहर निकले। इससे कबल ही बस्ती के लड़के ने दरवाजे से सर निकालकर अंदर झांका और ताया जी को मुखातिब किया। जल्दी चलिए जी, मोइन भाई का बड़ी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। वो सब आपको बाहर बुला रहे हैं। लड़का हवास बागता था। एक पल में माहौल के सारे शोर को सकूत निगल गया। अम्मा के कपकपाते हाथों से स्टील का थाल गिरा तो इससे उठता शोर समातों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मोइन, ताया जी परेशानी से बाहर भागे। इमलतास की झुकी टहनी से अटकती उनकी सफेद पगड़ी हवा के सफाक हाथों से फिसलकर जमीन बोस होती चली गई। शुमाइला और सानिया ने बायक वक्त तशवीश से सीमी की तरफ देखा और सीमी आसमान के किनारों पर फैलते शाम के सारे सुरमई रंग सीमी की आंखों पर झुक आए थे। जब मैं पैदा हुई तो इतनी सुंदर थी कि माँ मुझे सजाने संवारने से खौफ खाती थी। मेरा सगा बाप मुझ पर जब भी नजर डालता उसके प्यार को तासुफ का सांप डस लेता था कि काश मैं बेटा होती तो सारी बरादरी में उसकी नाक ऊंची हो जानी थी। लोग जब मेरे बाप से कहते कि ये लड़की तो तेरी लगती ही नहीं, ये बात उसे गाली की तरह लगती। मेरी माँ हंसती रहती कि ना ये बाप पर जा पड़ी है ना माँ पर, इसे तो अल्लाह ने किसी परियों के जजीरे से उठाकर मेरी गोद में डाल दिया है। ऐसे में अब्बा का दिल चाहता कि मेरी माँ की सारी बत्तीसी तोड़ कर मुट्ठी में दे दे जिसने ऐसी औलाद पैदा कर दी। अब क्या अचार डालता वो मेरी मिसाल तो किसी ऐसे जानवर के जैसी थी जो ना दूध देने के काम आता है ना ही उसका गोश्त खाया जा सकता है। फिर मुझे पाल कर आखिर वो क्या करते? क्या इंसानों की मंडी में बेचते? वो तलखी से कहकर हंस पड़ी। अपने बारे में वो ऐसे ही बात करती थी जैसे किसी बहुत हकीर चीज का जिक्र करते हुए कराहत लहजे में धार आती है। आए रोज दोनों के बीच लड़ाई होती थी। फिर ये लड़ाई 8 साल तक चल सकी। अब्बा के दिमाग पर कपास की खेत को स्प्रे करते हुए कीड़े मार स्प्रे चढ़ गई और वो तरप तरप कर मर गया। लोग कहते हैं उसने खुद पी थी, मगर मैं नहीं मानती। वो तो माँ का खून पीने के लिए बना था। स्प्रे क्यों पीता भला? जब माँ बुछारें खाकर रो रही थी तो मैं दूर खड़ी हंस रही थी। बेचारा मेरा बाप बेटा पैदा किए बगैर मर गया। बुढ़ापे का सहारा चाहता था मगर वो तो जवानी में मर गया। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरा भाई पैदा क्यों नहीं हुआ था। जब अब्बा को स्प्रे लड़नी थी तो वो क्यों ख्वामखा उसके बुढ़ापे का सोचकर खवार होने आता। एक नम सा कहका लगाकर वो उंगलियों की पोरों से अपनी आंखें पूंझने लगी। सदाम ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा था। बस करो, उसने नरमी से कंधे पर हाथ रखा था। सबा हैरानी से उसे तकने लगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ठोरी पर उंगली रखी। तुम्हें लगता है मैं बहुत हसास हूँ और मुझे ये सब दोहरा कर तकलीफ हो रही है? वो इसी हैरत से इस्तफसार करने लगी। यहाँ तक कि सद्दाम ने नजरें चुराई तो वो हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाती चली गई। उसके कहके से ज्यादा जोरदार ताली की आवाज थी। फिर वो हंसते हंसते खांसने लगी जैसे गले में खराशें पड़ गई हों। फिर उंगली से उसे इंतजार करने का इशारा करके गोया हुआ। ये देखो, उसने सदाम को मुखातिब किया तो आंखें सुर्ख थी। इशारा दिल की तरफ था। सुनो, तुम्हें आवाज आएगी। उसने सीने पर ठोंक बजाई, जोर से कहा। आई है ना आवाज?
वो तायद के लिए सवालिया नजरों से देखने लगी, फिर जवाब सुने बगैर कहती गई, यहाँ दिल नहीं पत्थर रखा है, धड़कता भी है तो बज बज कर। आज अगर मैं हसास होती तो क्या जिंदा होती? नहीं जनाब, ये दुनिया मुझे कब की निगल चुकी होती। मगर मोहब्बत पत्थर दिल तो नहीं करते? सद्दाम ने बहुत वक्त बाद पूछा। सबा चौंक गई। क्या मैंने कहा है कि मैंने मोहब्बत की? तुमने मुझे कहा था कि। सद्दाम चुप कर गया। अजीब लड़की थी, उसके पास थी, उसी की थी, किसी बात का बुरा नहीं मानती थी मगर इकरार भी नहीं कर रही थी। सबा सोचती रही, ओ अच्छा वो। उसे एकदम याद आ गया, साथ में हंसी भी। उसी तरफ तो मैं जा रही थी, बीच में तुमने टोक दिया। ये फैसला तो तुम करोगे कि वो मोहब्बत थी या क्या थी। सुना है मोहब्बत तो कहीं चैन नहीं लेने देती। मोहब्बत के अमृत में हिजर घुल जाए तो इश्क का रंग निखर आता है। फिर ये मोहब्बत की कौन सी किस्म थी कि यहाँ मैं जिंदा, वहां तुम शादीशुदा? वो ठोरी पर हथेली टकाए दिलचस्पी से भरपूर अंदाज में पूछ रही थी। सद्दाम दम साधे उसे देखता रहा। अगर वो सच्ची थी तो फिर सद्दाम का दिल क्या था? माँ जो रो रो कर जमीन आसमान एक कर रही थी, उसने शोहर के कफन में मैला होने का इंतजार न किया और अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लिया। जाहिर है एक बच्ची की माँ तो जवान ही होती है, ऊपर से बेवा। इद्दत मुश्किल से काटी थी कि वो इश्क में मुब्तला हो गई। कुछ मुद्दत इंतजार करती रही, शायद ये भूत उतर जाए, मगर वो तो ऐसा दिल में समाया कि पूरे जिस्म को लपेट में ले बैठा। मर्ज ला इलाज ठहरा तो तबीब को आवाज दे बैठी। पहले मेरा बाप अंधा था, फिर माँ भी अंधी हो गई। उसे मैं नजर ही ना आई कि मैं वही बच्ची हूँ जो छोटी थी तो उसे रंगों से बनी नजर आती थी। अब बड़ी हो रही थी तो दुनिया किस नजरों से देखती थी। वो अपनी जगह से उठी और ईंटों पर पांव रखकर बाहर देखने लगी। सद्दाम भी कदम कदम चलता उसके करीब ठहर कर बाहर का नजारा करने लगा था। मैं अपनी फुफ्फो को प्यारी थी, अगर प्यारी ना भी होती तो उसकी अपनी गर्ज शामिल थी। वो कहती थी सबा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। सबा इकलौती औलाद थी उसके भाई की बच्ची। कच्ची जमीन घर उसी के घर जाती। हालांकि बेवकूफ ही थी फुफ्फो। माँ तो चली जाती मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़कर, वो वैसे भी जमीनों की मालिक बन बैठती तो मैं कौन सा जाकर सवाल कर लेना था। ख्वामखा बेटा कुर्बान करने की तुक। बस ये वालिदैन हमेशा औलाद वाला पत्ता ही खेलना जानते हैं। न जाने फुफ्फो अब जिंदा भी होगी कि नहीं। वो फिर से उस बात पर सोचने लगी। हालांकि सद्दाम जानता था उसे अब इस पर सोचने की जरूरत नहीं थी, मगर सबा की अदा। फिर तुम अपनी फुफ्फो की बहू नहीं बनी? सद्दाम उसका दिल हल्का करना चाहता था। सबा ने सर झटका। वही तो, बनने ही नहीं दिया गया। वो बड़े तासुफ के साथ गोया हुई, चेहरे पर जैसे अफसुर्दगी छा गई थी, मसनूई बनावटी सी अफसुर्दगी। माँ ने निकाह कर लिया और मुझे भी अपने साथ ले गई। फुफ्फो ने बहुत चाहा मुझे वो पाल लेंगी, मगर माँ को ये गवारा ना था। माँ के दूसरे शोहर ने भी कहा कि वो मेरी जिम्मेदारी उठा लेगा। माँ का दूसरा शोहर यानी मेरा सौतेला बाप। मैं सही तौर पर दूसरों के रहमो करम पर आ गई। माँ अपने शोहर की नवाजिशें पाकर मुझे भूल गई। वो शायद मोहब्बतों को तरसी हुई थी और अब मेरे वजूद पर कांटे उगने लगे। माँ को खबर न हुई कब दिन हो रहा है कब रात। मैं तो तब ही उनकी शक्ल देख पाती जब वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती और अपने शोहर के लिए कुछ बनाकर अंदर चली जाती। मैं कोने में बैठी एक बोसीदा सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती थी बस, और वह मुत्तमिन शाद होकर अंदर चली जाती। माँ को इश्क था ना वो उसकी सोच की जड़ें काट रहा था। सबा भी जीती जागती इंसान है, उसे भूख लगती होगी। पहली बार उसके लहजे में न जाने क्यों शिकवे मचलते महसूस हो रहे थे। शायद वो चाहती थी उसकी माँ उसकी कदर करती। माँ का घर बस्ती के बीच में था, एक घर से दूसरा घर निकलता चला जाता। मैंने गौर कर लिया कि बस्ती में किस वक्त औरतें रोटी पकाती हैं। मैं ऐन वक्त पर उठती और तंदूर के चक्कर काटने लगती। कभी आग जला देती बालन डालकर, कभी उपले दहकाती रहती। तंदूर अंगारों से भर जाता और मेरी भूख अंगारों से ज्यादा चमक जाती। घर वालियां रोटियां लगाती थी, मैं मांग लेती तो आधी रोटी तोड़कर मेरे हवाले कर देती। गरम गरम तंदूर की रोटी खुशबूदार और
फूली फूली। मैं बगैर सालन के चबाती जाती, मगर किसी जायकेदार ग़िज़ा से कम ना लगा करती। फिर एक तंदूर से दूसरे तंदूर घूम फिर कर मेरा पेट भरने लगा। वो सद्दाम को देखकर कह रही थी। सद्दाम के दिल पर घूंसा सा पड़ा। उस वक्त ये देखती आंखें 9 साला सबा की आंखें थी, जो खाने के लिए जरा जरा से वक्त पर दूसरों के तंदूरों में झांकती फिरती थी। अपना बचपन वो इन्हीं गर्म तंदूरों में झोंकती फिरती थी। तुम अपनी माँ से कह सकती थी। सद्दाम को तकलीफ हुई थी, वो कहे बिना नहीं रह सका था। मैं क्यों कहती, जब मेरा पेट भर रहा था। वो माँ नहीं रही थी, बीवी बन गई थी। वो अजियत पसंदी से हंसती जा रही थी। अपनी हालत पर बहुत लुत्फ आ रहा था उसे। मैं उन्हीं गलियों में चलती पलती रही, कभी मार खाती, कभी मारती पीटती। मेरा दिल तो वहीं से पत्थर होना शुरू हुआ, वरना मैं कहाँ जानती थी कि अपनी शादी के दिन में इतनी दरिया दिली का मुजाहरा कर लूंगी। और वो तुम्हारी पुप्पो? कौन पूछता है यार। शदीद करवाहट से उसने थूक दिया। पुप्पो तो कभी मरकर उस चौखट पर ना आई। कभी मुझे हैरानी होती कि मेरी बारात लेकर कैसे आएंगी। वो अपनी भाई की बेवा, जो अब अपने दूसरे शोहर के घर रहती थी, नहीं आना चाहती थी। बस उन्हें अपनी अमानत की फिक्र थी, यानी मेरी। ढकोसला ही था सरासर वो भी। अम्मा तो कब का कह चुकी थी कि ये रिश्ता नहीं लेना। उसने और मेरे सौतेले बाप पर ये भारी जिम्मेदारी डाल दी। तुम्हारी माँ को तुम्हारा एहसास कब हुआ? सद्दाम उसकी जिंदगी का कोई अच्छा बाप सुनना चाहता था। सबा ने हाथ झाड़ कर सामने किए। कब हुआ एहसास? होता तो मैं इस हाल में होती। कहा ना, माँ को सिर्फ अपने शोहर से इश्क था। फिर शोहर भी ऐसा साबित हुआ कि जिसने अपनी सारी आशिकी निकाल कर माँ पर थोप दी। माँ खुश हो गई, समझ ही ना सकी वो उसके इश्क का भूत उतार फेंक रहा है, ताकि किसी दूसरी चुड़ैल के लिए अपनी जगह खाली कर सके। फिर एक दिन माँ से कहने लगा, सबा का रिश्ता मिल गया है। वो अब समझ गया था कि सबा का किस्सा किस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। हाँ, धीरे से कहकर उसने सर झुका दिया। कितनी ही देर कुछ बोल ना सकी। उसे मेरा रिश्ता मिल गया था। मैं खुश हो गई और माँ हैरान कि उसे मेरा कितना ख्याल था, बिल्कुल सगे बाप की तरह। माँ को भी उस पर पक्का यकीन था, या शायद उसने आंखों पर बारीक सी पट्टी बांध दी थी। बहरहाल फायदा तो मेरा था। हाँ, लेकिन उसने माँ की जुबान नहीं बांधी हुई थी। जब ही एक दिन बोलने लगी कि उसकी पुप्पो को खबर हो गई, तो माँ डरती तो ना थी, फिर भी ना जाने किस बात की झिझक थी। फिर क्या हुआ? वही के ढोल भी तुम्हारे और तमाशबीन भी तुम। माँ के शोहर ने ना जाने क्या घोल कर पिला दिया कि माँ सिरे से मुकर गई, और पुप्पो खुद कह दिया सबा खुद किसी को पसंद करती है और उसके साथ भाग रही थी। अब मामला मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। हा हा हा। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके सद्दाम को सबसे दिलचस्प सीन सुनाया और जोर से हंस पड़ी। हाय, मैं भाग रही थी। हंसते हंसते वो थक गई तो मुंह पर हाथ फेर कर पुरसुकून हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी के बीते दिन खूब लुत्फ लेकर सुना रही है। पुप्पो रो पीट कर चुप हो गई कि भाई की इकलौती निशानी, वो भी बेहया। मेरे निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। निकाह से एक दिन पहले का जिक्र है। मैं कड़ी दोपहर को तंदूर की रोटी के अधूरे टुकड़े दुपट्टे के पल्लू में लपेटे आ रही थी कि पता चला माँ पर एक कयामत टूट पड़ी है। तोड़ने वाला कौन? माँ का महबूब शोहर। माँ ठीक उसी तरह पुछारे खाते हुए मेरी तरफ देख रही थी जैसे मेरे बाप की मौत पर। आंखों से पट्टी उतर चुकी थी, अब मैं नजर आ रही थी। मैंने एक चटती सी निगाह उस पर डाली और सुकून से कोने में मट्टी की जमीन पर बैठकर रोटी के टुकड़े चबाने लगी। इतने सुकून, इतने इत्मीनान से कि माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब बस करो सबा, तुम बहुत देर से बोल रही हो। सद्दाम ने उसका हाथ दबाते हुए उसे खामोश होने की दरख्वास्त की, तो वो हैरानी से पूछने लगी, अरे क्यों, मजा नहीं आ रहा क्या? सबा उसे देखकर रह गया था। सुनो ना, मेरा सौतेला बाप मेरा सौदा कर रहा था। माँ पर कयामत टूटी भी तो उसके अपने लिए वो माँ पर सोकन ला रहा था। एक बुढ़ा खुबती जो अपनी कंवारी बहन मेरे सौतेले बाप को देकर करवटे वट्टे सट्टे में वो मुझे लेना चाह रहा था। मेरे सौतेले बाप को क्या फर्क पड़ता था? माँ जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ चुकी थी।
اب وہ نکاح کر کے لڑکی لے آیا تھا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ شرط محض اتنی تھی کہ نکاح کے بعد دونوں فریق مڑ کر کبھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ تمہاری ماں نے کچھ نہیں کیا؟ ماں نے بہت کچھ کیا، روئی، گر گرائی اور مجھ پر پریشر ڈالا کہ میں انکار کر دوں تو وہ لڑکی واپس کر دے گا۔ میری منتیں کی میں کسی طرح بھاگ جاؤں، مگر میں اس نکاح کے لیے تیار تھی۔ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اس پھپھو کے پاس جس کے پاس میری بے حیائی کے ثبوت خود میری ماں کی زبانی تھے۔ اگر اپنا بھی لیتی تو ساری زندگی تانوں سے جہنم بنا دیتی۔ ماں کو میری پرواہ نہیں تھی، اپنی فکر تھی۔ میں صبا خان، روٹی کے لیے در در بالن جلانے والی، میں نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ تم بے حس ہو چکی تھی، صدام نے برے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں، وہ پر اسرار سا بولی۔ تو وہ الجھا۔ میں جینا سیکھ چکی تھی، ہر حال میں زندہ رہنا مجھے آ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر در آنے والی چمک بھی نہایت پر اسرار تھی۔ صدام کو وہ ایک پل میں اجنبی سی لگی۔ میں گاؤں کی گلیوں میں ماری ماری پھرتی جوان ہوئی تھی، لڑکوں کی نگاہیں سہتی، فکرے برداشت کرتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ چھیننا جھپٹی بھی میری رگ رگ میں شامل ہو چکی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی اب اچھا برا نہیں رہا تھا۔ میں نے خود پر سب جائز کر لیا۔ مجھے نہیں پتا میرے بعد ماں کا کیا ہوا، خون تھوکتی مر گئی ہوگی۔ محبت لا علاج ہو تو طبیب کے پاس ہونے سے تسلی رہتی ہے، طبیب بھی ساتھ چھوڑ جائے تو انسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ماں کا بھی وہی حال ہوا ہوگا۔ میں نکاح کر کے اس آدمی کے گھر آ گئی، اس آدمی کے گھر جس میں تم آئے تھے، اور تم اس آدمی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ صدام نے اندازہ لگایا۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھا، بہت وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ میرے پاس حسن کا ہتھیار تھا اور وہ سمجھتا تھا میں اس کے پاس ٹک نہیں پاؤں گی۔ ظاہر ہے مجھ سے دگنی عمر کا مرد، وہ مجھ پر پہرے بٹھا کر گھر میں قید کرنا چاہتا تھا اور میں دیواریں کودتی لومڑی تھی۔ وہ مجھے کچھ نہیں دیتا تھا، میں اپنی چلاکی سے سب چھیننے لگی۔ آس پاس کے کتنے ہی لوگ اور کنوارے لڑکے جن کو میں بیوقوف بنا لیتی تو میری کتنی ہی ضرورتیں پوری کر دیتے۔ میری زبان شیریں تھی اور دل کالا۔ جب تک کچھ آتا رہتا میں انہیں اپنے پیچھے لگائے رکھتی، جب دل بھر جاتا تو ہاتھ جھاڑ لیتی۔ وہ سب میری اداؤں کے بھوکے تھے۔ کتنے ہی لوگ مجھے دعائیں دیتے اور کچھ میرے ساتھ ستائے ہوئے آج بھی بد دعائیں اور گالیاں دیتے ہوں گے۔ وہ ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنستی چلی گئی۔ صدام کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی سچی تھی صبا جو اپنے ہر گناہ کا اعتراف اس کے سامنے کر رہی تھی، اور کتنا جھوٹا تھا وہ جو کبھی اپنے سچ کا سامنا نہ کر پایا۔ بڈھا مجھے بہت پیٹتا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ میں جو کچھ سیکھ چکی تھی وہی کر سکتی تھی نا۔ تم میری زندگی میں آئے تو وہ پہلے مرد تھے جس کے چلے جانے کے بعد بھی میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہی۔ وہ اپنا آپ خالی کر کے اب سادگی سے ناخن کھرچ رہی تھی۔ صدام کو اچھا لگا تھا اور میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں۔ دیکھو آج بھی میری حرکات ہی میرے کام آئی کہ جب کوئی نہیں تھا میرے پاس تو تم آ گئے۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر بڈھے کو مرگی ہو گئی تھی۔ میں زیر عتاب آ گئی۔ بہت مار پیٹ کرتا تھا، میں بھی کہاں باز آئی۔ پھر اس نے بھی حد مکا دی، میری ناک کی ہڈی تو توڑ دی تھی، طلاق بھی منہ پر دے ماری۔ ہمسائے ہسپتال میں چھوڑ گئے، پلٹ کر کسی نے خبر نہ لی۔ پھر میں نے تمہاری زندگی میں آنا تھا، اس لیے کسی نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ صدام نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب رخ کیا تو وہ نظریں اٹھا کر مسکرانے لگی۔ دیکھ لو تم کتنا عرصہ مجھے جھیل سکتے ہو۔ اتنے عرصے سے تمہاری یادوں کو بھی تو جھیلا ہے۔ اور تمہارے گھر والے؟ وہ لب دبا کر بولی۔ ان کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے کوئی چاہ نہیں کہ مجھے تمہارے گھر والے اپنا لیں۔ تم اگر راضی ہو تو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا تم میرے لیے بھی مسئلے پیدا کرو گی؟ صدام کچھ اور سمجھا تھا۔ صبا ہلکا سا ہنسی۔ میرا ماضی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تمہاری محبت میں سمجھو میں نے ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ صدام کی بے قرار نگاہیں اس کی آواز کے رستے کو مخمور کرنے لگی تھی۔ اتنی محبت کی مجھے عادت نہیں ہے۔ صبا کا چہرہ سنجیدہ اور لہجہ عجیب ہو گیا تھا۔ میں اسے تمہاری مجبوری بنا دوں گا، صدام نے جیسے اسے وعدہ کیا تھا۔ صبا گھوم پھر کر اس کے چھوٹی سی چار دیواری کو دیکھنے لگی جو آبادی سے ہٹ کر تھی، سڑک سے ذرا دور۔
آس پاس زمینیں ہی زمینیں تھی۔ اینٹوں سے بنے یہ دو تنگ سے کمرے تھے اور بڑا سا صحن۔ ایک طرف مال مویشی بندھے ہوئے تھے، صحن میں شیریں درخت دیواروں پر جھکے ہوئے تھے۔ صبا کو یہ جگہ بری نہیں لگی اور سب سے بڑھ کر صدا، آج سے یہ میرا غریب خانہ تمہارا ہوا، تمہارا دولت خانہ۔ یہ مت سمجھنا اپنی داستان سنا کر میں کوئی مظلوم بن گئی ہوں، میں اب بھی وہی صبا ہوں جو پہلے تھی۔ صبا نے اسے وارن کیا۔ صدام ہنسا، سر آنکھوں پر، جذبات سے لہجہ بوجھل تھا۔ تم ابھی تک بہت دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ صبا پورے دل سے مسکرائی تھی، شاید یہ فیصلہ اس نے پورے دل سے لیا تھا۔ آپ کے سامنے موجود انسان من پسند ہو تو باتیں خود بخود دلچسپی سے بھرپور ہو جاتی ہیں۔ صدام نے آگے بڑھ کر صبا کو تھاما اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ پہلے سے بہت بری حالت میں تھی، وقت کے ستم نے اس کا حسن گہنا دیا تھا، مگر صدام کو یقین تھا کہ خوشی کی برسات اس پر لگا سارا زنگ اتار دے گی اور وہ وہی صبا بن جائے گی جس پر صدام نے پہلی نظر پر اپنا دل ہار دیا تھا۔ صدام کے ساتھ لگی صبا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ صدام خوشی کے بے پایا احساس کے ساتھ ہانپ رہا تھا۔ پورے ماحول پر سکوت طاری تھا، آس پاس مکمل خاموشی۔ آخرکار صدام کے نصیب میں لکھی اسی کردار کی لڑکی اسے مل گئی تھی، جس کردار کا صدام خود تھا اور جس کی اسے چاہ تھی۔